नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित कुमार। आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों की। सोर्सेज ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विविध स्रोत हैं। यद्यपि प्राचीन भारतीयों में इतिहास लेखन की वैसी समृद्ध और श्रृंखलाबद्ध परंपरा नहीं थी जैसा कि हम प्राचीन और यूनान और रोम में पाते हैं, तथापि प्राचीन भारत में विविध विषयों से संबद्ध अनेक ग्रंथों की रचना हुई जिनकी विषय वस्तु धर्म, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अनेक काव्यों, महाकाव्यों और नाटकों की भी रचना हुई जो तत्कालीन अवस्था की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ पुरातात्विक स्रोत भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख साधन हैं। अब हम चर्चा करेंगे स्रोतों के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ द सोर्सेस। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को पुनः देशी साहित्य और विदेशी साहित्य के अंतर्गत रखा जा सकता है। देशी साहित्य को पुनः धार्मिक और गैर धार्मिक के रूप में बांटा जा सकता है। विदेशी साहित्य के अंतर्गत समय समय पर भारत आने वाले विभिन्न देशों के यात्री और विद्वान जैसे यूनानी, ईरानी लेखक, चीनी और तिब्बती लेखक तथा अरबी और मुसलमान लेखक। साहित्यिक स्रोतों के बाद पुरातात्विक स्रोतों का स्थान आता है। पुरातात्विक स्रोत अनेक विस्मृत संस्कृतियों और महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हैं जिनका वर्णन साहित्यिक स्रोतों में नहीं है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, भवन और स्मारक आदि आते हैं। अब हम चर्चा करेंगे साहित्यिक स्रोतों की। साहित्यिक स्रोतों में देशी साहित्य और देशी साहित्य के अंतर्गत धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथों में सबसे प्रमुख ब्राह्मण धर्म ग्रंथों का स्थान है और ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में सबसे प्रमुख वेद हैं। वेद दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। इनकी संख्या 4 है। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, अर्थात इसे किसी इंसान ने नहीं, ईश्वर ने निर्माण किया है। सबसे पुराना और प्रामाणिक वेद ऋग्वेद है। यह 10 मंडलों में विभक्त है और इसमें सूक्तों की संख्या 1028 है। ऋग्वेद ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की जानकारी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसमें दूसरे से 9वें मंडल सबसे पुराने तथा प्रथम और 10वीं मंडल सबसे बाद में लिखे गए हैं। ऋग्वेद के बाद दूसरा स्थान सामवेद का आता है। यह गायन प्रधान ग्रंथ है। पुरोहित उद्गाता इसे यज्ञों के अवसर पर गाते थे। सामवेद में मंत्रों की संख्या 1575 बताई गई है। सामवेद के बाद तीसरा स्थान यजुर्वेद का आता है। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों के विधि विधानों का वर्णन किया गया है। और चौथा और अंतिम वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद में जादू, टोना, मंत्र, वशीकरण, शादी विवाह, भूत प्रेत, पिशाच निवारण के मंत्र संग्रहित हैं। वेदों के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान आता है। इन्हें वेदों का टीका कहा जाता है। ये गद्य और पद्य में रचे गए हैं। प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशिकी, सामवेद का पंचविंश ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद तीसरा महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है आरण्यक। आरण्यक ग्रंथ अरण्य अर्थात वन में लिखे गए हैं। इसमें दार्शनिक प्रतिपत्तियों की चर्चा की गई है। प्रमुख आरण्य ग्रंथों में ईश, केन, तैत्तिरीय आदि आते हैं। चौथा महत्वपूर्ण ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। उपनिषद वास्तविक ग्रंथ माने जाते हैं। इनमें दार्शनिक चर्चाएं की गई हैं। आत्मा और परमात्मा आदि रहस्यात्मक प्रश्नों का वर्णन किया गया है।
ईस्केन, कठमांडुक्य, बृहदारण्यक आदि प्रमुख उपनिषद हैं। उपनिषदों के बाद वेदांग का स्थान आता है। वैदिक अध्ययन के लिए वेदांग की आवश्यकता पड़ी थी और वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिषी आदि। वेदांग के पश्चात उपवेद और षड्दर्शन आते हैं। प्रत्येक वेद के अपने उपवेद हैं, जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद तथा शिल्पवेद। आयुर्वेद के जन्मदाता प्रजापिता ब्रह्मा माने जाते हैं और यह चिकित्सा संबंधी एक प्रमुख ग्रंथ है। षड दर्शन के अंतर्गत सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा आदि षड दर्शन हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल थे। यह प्रकृति को ही भगवान मानते हैं। योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम न्याय दर्शन तक पर बल देता है। षड दर्शन के पश्चात महाकाव्यों का स्थान आता है। महाकाव्यों से हमें उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। सबसे प्रमुख महाकाव्य है रामायण और महाभारत। रामायण में राजा राम की कथा वर्णित है। प्रारंभ में रामायण में श्लोकों की संख्या 8,800 थी, बाद कालांतर में यह 24,000 हो गई। रामायण के बाद महाकाव्य महाभारत का स्थान आता है। इसमें 950 ईस्वी पूर्व में हुए भरत युद्ध का वर्णन है। महाभारत महाकाव्य में श्लोकों की संख्या 1 लाख है, इसलिए इसे शस्त्र सहस्त्री संस्था भी कहा जाता है। महाकाव्यों के बाद पुराण भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। पुराणों की संख्या 18 बताई जाती है। गरुड़ पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि प्रमुख पुराण हैं। पुराण का अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। पुराणों से हमें शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, सतवाहन वंश और गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में अंतिम स्थान स्मृति अथवा धर्मशास्त्र का है। स्मृति अथवा धर्मशास्त्र से 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी सन तक की राजनीतिक, सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है। सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है। याज्ञवल्क्य स्मृति भी एक महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ है। वस्तुतः स्मृति ग्रंथों में सामाजिक नियमों का वर्णन किया गया है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के पश्चात बौद्ध धर्म ग्रंथ का स्थान आता है। भगवान बुद्ध और उनके पश्चात विशाल बौद्ध साहित्य रचे गए, जिसमें बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं और बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। आरंभ में बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। कालांतर में ये संस्कृत और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में रचे गए। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रथम महत्वपूर्ण ग्रंथ है त्रिपिटक। शुद्ध ये त्रिपिटक हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों की चर्चा की गई है। विनय पिटक में धम्म में रहने वाले साधु संतों के नियमों की चर्चा की गई है और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा अंगुत्तर निकाय एक प्रमुख बौद्ध धर्म ग्रंथ है, जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों का। खुद्दक निकाय भी एक महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म ग्रंथ है, जिसमें जातक कथाएं हैं और जातक कथाएं में बुद्ध के पूर्व जन्म की 547 कहानियाँ लिखी गई है। इसके बाद अवदान शतक, दीपवंश, महावंश, बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद आदि प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनसे हमें बुद्धकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथों के बाद तीसरा स्थान आता है जैन धर्म ग्रंथों का। भगवान महावीर और उनके पूर्व के 23 तीर्थंकरों की जीवनी और उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी जैन ग्रंथों से मिलती है। जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। कालांतर में ये संस्कृत और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में रचे गए। कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, वार्षिक दशाओं
आदि प्रमुख जैन धर्म ग्रंथ हैं, जिनके अध्ययन से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अब हमारी चर्चा होगी गैर धार्मिक ग्रंथों की। प्राचीन भारत में प्रचुर संख्या में गैर धार्मिक ग्रंथ या धर्मेतर साहित्य रचे गए हैं, जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की रोचक जानकारी प्राप्त होती है। इनमें सबसे पहला स्थान है कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र। यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा के अधिकार, राजा के कर्तव्य, राज्य की संरचना, राज्य के शत्रु, राज्य की विदेश नीति इत्यादि विषयों का विशद वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र राज्य के अर्थतंत्र से भी संबंध रखता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है राजतरंगिणी। कश्मीरी ब्राह्मण कवि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का वर्णन है। राजतरंगिणी को भारत का प्रथम विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा पतंजलि का महाभाष्य और पाणिनि के अष्टाध्यायी जैसे ग्रंथ से भी हमें शुंग वंश, कौव वंश, शतवाहन वंश इत्यादि के समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। धर्मनिरपेक्ष साहित्यों में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, मेघदूतम आदि से भी हमें गुप्त काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। अमर सिंह रचित अमरकोश भी गुप्तकालीन इतिहास जानने का एक प्रमुख साधन है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित हर्षकालीन राजनीतिक इतिहास, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास जानकारी के एक प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इसके अलावा पूर्व मध्यकाल में चंद्रवरदायी और ज्ञानक द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय आदि ग्रंथों से भी हमें पूर्व मध्यकाल यानी राजपूत काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। पाल शासक रामपाल के समय रचित रामचरित्र और बिल्हन द्वारा रचित विक्रमादित्य षष्टम कल्याणी के चालुक्य राजा के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब हम चर्चा करेंगे संगम साहित्य की। संगम साहित्य से दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रथम सदी से 5वीं सदी के बीच में संगम साहित्य की रचना हुई। संगम साहित्य से चोल, चेर और पांड्य राजाओं के इतिहास की जानकारी मिलती है। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित हुए और अनेक ग्रंथों का रचना किया गया, जैसे पत्तई, इलांगो आर्टिकल द्वारा कोट्टायम आदि। संगम साहित्य के बाद हम चर्चा करेंगे विदेशी यात्रियों के विवरणों की। प्राचीन भारत में समय समय पर अनेक विदेशी यात्री आए। इन्होंने भारत को देखा और भारत का वर्णन किया। इसमें सबसे पहला नाम इतिहास का पिता या इतिहास का जनक हेरोडोटस का आता है। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में भारत संबंधी वर्णन किया है। इसके अलावा एक और यूनानी इतिहासकार मिलेटस हेकेटियस ने भी अपनी भूगोल की पुस्तक में सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्रों का वर्णन किया है। सिकंदर के भारत आक्रमण के साथ कई यूनानी इतिहासकार भारत आए, जैसे अरिस्टोबुलस और ओनेसिक्रिटस। अरिस्टोबुलस द्वारा रचित पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द वार और ओनेसिक्रिटस ने सिकंदर की जीवनी लिखी है। सिकंदर के पश्चात प्रमुख यात्री मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की है और इंडिका में पाटलिपुत्र नगर का सुंदर वर्णन किया गया है। प्रथम सदी के आसपास भी अनेक यूनानी लेखक हुए हैं, जैसे टॉलमी की ज्योग्राफी, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका और एक अज्ञात नाविक द्वारा रचित परिप्लस ऑफ द एथियन सी से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके पश्चात वह स्थान आता है चीनी यात्रियों का। शुमाचीन प्रथम चीनी यात्री था जिसने भारत संबंधी विवरण को लिखा। दूसरा महत्वपूर्ण चीनी यात्री फाहियान था
जो 399 ईस्वी में भारत आया और 15 वर्षों तक भारत के विभिन्न शहरों में घुमा, बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और वापस चीन लौटकर द ट्रेवल ऑफ फाहियान नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक के अध्ययन से उस समय की भारत की राजनीतिक सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अगला महत्वपूर्ण चीनी यात्री वेन-सांग था, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक पाश्चात्य संसार के लेख में भारत संबंधी विभिन्न विवरणों को दर्ज किया है। वेन-सांग के बाद 7वीं सदी में हुइली नामक चीनी यात्री आया, जिसने वेन-सांग की जीवनी लिखी। वेन-सांग की जीवनी से 7वीं सदी के भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अब स्थान आता है तिब्बती यात्रियों का। लामा तारानाथ के विवरणों से हमें भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसने बौद्ध धर्म का इतिहास लिखा। तंगयूर और कंगयूर नामक तिब्बती ग्रंथ से भी भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इसके पश्चात स्थान आता है मुसलमान लेखक का। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के साथ ही भारत में कई मुसलमान लेखकों का आगमन हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था अल-बेरूनी, जिस किताब तहकीक-ए-हिंद या किताबुल-हिंद में भारत के इतिहास, समाज, धर्म इत्यादि का वर्णन किया गया है। इसके अलावा अन्य मुस्लिम लेखकों में अल-मसूदी, अल-बिलादरी, फरिश्ता, मार्को पोलो, सुलेमान आदि का स्थान महत्वपूर्ण है। अब हम चर्चा करेंगे पुरातात्विक स्रोतों की। पुरातात्विक स्रोत कई विस्मित संस्कृतियों और महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण है अभिलेख। लिखी हुई सामग्री को अभिलेख कहते हैं। यह अभिलेख शिलाओं पर, प्रस्तर स्तंभों पर, मोहरों पर, मूर्तियों पर, मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण हैं। इन अभिलेखों की भाषा प्राकृत, पाली, संस्कृत है। इन अभिलेखों की लिपि ब्राह्मणी भी है, खरोष्ठी भी है और आरामिक लिपि भी है। सबसे प्राचीन अभिलेख एशिया माइनर में स्थित गोगसकोई के अभिलेख मिले हैं, जिसमें वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, नाशत्य, मित्र आदि की चर्चा की गई है। सुमेर से प्राप्त एक मुहर पर उत्कीर्ण अभिलेख से यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और सुमेर के बीच में व्यापारिक संबंध था। भारत में सम्राट अशोक के अभिलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। सम्राट अशोक ने शिलालेखों पर, प्रस्तर स्तंभों पर, गुहाओं पर अपने अभिलेख अंकित कराए। अशोक के अभिलेख अशोक के शासन की जानकारी उपलब्ध कराने के प्रमुख स्रोत हैं। अशोक का राज्याभिषेक, कलिंग युद्ध, धर्म महामात्रों की नियुक्ति आदि अशोक के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं अशोक के अभिलेखों के अध्ययन से मिलती है। अशोक के अभिलेखों के बाद शतवाहनों ने अनेक अभिलेख जारी किए और शतवाहनों के अभिलेख भूमिदान से संबंधित हैं, अग्रहारों से संबंधित हैं। शतवाहन पहले शासक थे जो ब्राह्मणों को अग्रहार और भूमिदान देने वाले थे। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, हर्षवर्धन का मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख आदि से हमें गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। कुछ अभिलेख मूर्तियों और मंदिर की दीवारों पर भी लिखे गए थे। अभिलेखों के बाद अगला महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है सिक्के। भारत के सबसे पुराने सिक्के 6ठी सदी ईस्वी में जारी किए गए थे। इन्हें आहत सिक्के या पंचमाश सिक्के कहे जाते हैं।
इन पर कोई लेख उत्कीर्ण नहीं होता था, बल्कि चिन्ह अंकित होते थे। ये तांबे और चांदी के बने होते थे। इसके पश्चात हिंद बैक्ट्रियाई शासकों ने भारत में लिखित सिक्के जारी करना शुरू किए। इन पर इनके नाम, इनके देवताओं के चित्र और इनकी उपाधियां अंकित रहती थी। हिंद बैक्ट्रियाई शासकों के बाद से लेकर गुप्त काल तक के इतिहास की जानकारी हमें सिक्कों से मिलती है। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। सिक्के की संख्या से हमें उस समय की आर्थिक स्थिति की पता चलती है। सिक्कों के विस्तार से हमें राज्यों के भौगोलिक सीमाओं के निर्धारण करने में मदद मिलती है। इस प्रकार सिक्के प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने के प्रमुख स्रोत या साधन हैं। सिक्के के बाद स्थान आता है स्मारक तथा भवनों का। स्वतंत्र भारत में अनेक उत्खनन कराए गए। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, बनवाली आदि शहरों की जानकारी हमें उत्खनन के फलस्वरूप हुई और इनसे हमें उस समय के नगर विन्यास का पता चलता है। तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, हस्तिनापुर आदि की खुदाई कराकर उस समय की वस्तु स्थिति की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और बाघ की गुफाओं से प्राचीन काल के साहित्यिक, कलात्मक, सामाजिक जीवन की जानकारी उपलब्ध होती है। हम कह सकते हैं कि अभिलेख भारतीय इतिहास के निष्पक्ष जानकारी के सबसे प्रामाणिक स्रोत हैं। उपयुक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं इस साहित्यिक स्रोतों की अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि साहित्यिक स्रोत में सबसे बड़ी कमी है कालक्रम का अभाव। ये धार्मिक भावना से प्रेरित होकर लिखे गए हैं। इनमें अतिरंजित कथाएं भी जोड़ी गई है। बहुत सी घटनाएं अप्रमाणिक प्रतीत होती हैं। जहाँ तक पुरातात्विक स्रोतों की बात है, वे वस्तुनिष्ठ इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराते हैं, परंतु इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। अतः प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का अध्ययन करने के लिए हमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों पर समान रूप से बल देना होगा, तभी हम निरपेक्ष इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। किसी एक स्रोत पर बल देने से और दूसरे स्रोत की उपेक्षा करने से सही और प्रामाणिक इतिहास की जानकारी उपलब्ध नहीं होगी। अतः दोनों स्रोतों पर संतुलित बल देकर हम प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।